नमस्कार विद्यार्थियों। आधुनिक हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केदारनाथ सिंह की कविता बनारस के बारे में। बनारस कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम केदारनाथ सिंह के जीवन के बारे में जानेंगे। हालांकि कवि और लेखक परिचय अलग अलग करके एक एक वीडियो में मैं सेपरेट आपको पढ़ाने वाला हूं, तो निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, पर थोड़ा सा इनकी जानकारी ले लें तो ज्यादा अच्छा है। केदारनाथ सिंह जो है, इनका जन्म 1934 में हुआ है। 2018 में इनका देहावसान हुआ। केदारनाथ सिंह के जन्म की बात करें तो बलिया जिला, जहां पर एक गांव पड़ता है चकिया, वहां पर इनका जन्म हुआ है और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया और बलिया जिले में गांव है चकिया, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 2018 में इनका देहावसान हो गया। और अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो हिंदू काशी जो विश्वविद्यालय है वहां से इन्होंने एमए किया है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, इस विषय पर इन्होंने पीएचडी की और कुछ दिनों इन्होंने गोरखपुर में प्रोफेसर के रूप में नौकरी की और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा केंद्र में ये प्रोफेसर रहे। उसके बाद में इन्होंने कुछ दिनों तक दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया और 2018 में इनका देहावसान हो गया। ये इनकी मोटी मोटी जानकारी है। मूल रूप से इनको संवेदनाओं का कवि कहा जाता है। संवेदनाओं को आधार बनाकर, बिंब प्रधानता को आधार बनाकर ये कविताएं लिखते हैं। बनारस कविता भी कुछ कुछ ऐसी ही है और उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। देखिए, बनारस कविता में एक तो मूल आधार क्या है, इसका मूल भाव क्या है। देखिए, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए मूल आधार, मूल भाव, प्रतिपाद्य, मूल संवेदना, वो सारी चीजें एक ही होती है। इन सब का मतलब ये होता है कि जो कविता आप पढ़ रहे हैं या फिर जिस कविता के बारे में जानकारी आपसे पूछी गई है एग्जाम में, उसके अंदर किस तरह की बातचीत की गई है, मूल रूप से क्या बात बताई गई है। तो आप एक बार कविता को पढ़ेंगे, उसका मूल आधार जान लेंगे, तो उसके बाद में आप स्वतः ही बता पाएंगे कि उस कविता में किस तरह का वर्णन किया गया है। अगर हम बनारस कविता की बात करें तो इसमें कवि ने बताया कि जो बनारस शहर है, एक तो बनारस और आप इसे काशी भी कह सकते हैं, बनारस कह सकते हैं, काशी और बनारस दोनों एक ही चीज है। या इसे आप वाराणसी भी कह सकते हैं, क्योंकि वाराणसी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि वरुणा और असी दो नदियां यहां से बहा करती थी। उसके किनारे होने के कारण से वाराणसी कहा जाने लगा। धीरे धीरे भाषागत अपभ्रंश हुआ और बनारस इसका नाम रहा और काशी भी इसे कहते हैं। तो एक तो ये है कि इन्होंने इस कविता में ये बताया है, जैसे कि नाम ही बनारस है कविता का, कि जो बनारस शहर है सबसे पुराना सांस्कृतिक या धार्मिक शहर हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर किस तरह का आयोजन होता है, किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, किस तरह का माहौल यहाँ पर होता है, और विशेष रूप से वसंत के आगमन पर कैसा दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। अगर आप प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित बनारस कविता से ली गई है। इसमें कवि ने बनारस शहर का वर्णन किया है, वहां की सांस्कृतिक धरोहर का वर्णन किया है। आइए, जहां जहां अलंकार आएंगे उसके बाद हम साथ साथ करते रहेंगे। शुरू करते हैं। भाषा की बात करें तो भाषा खड़ी बोली हिंदी है। मुक्त छंद में इसकी रचना है। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा, और या मड़ुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। हम एक एक पैराग्राफ को शांति से लेकर आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, तसल्ली से देखना है ताकि एक एक चीज आपको समझ आए। कवि क्या कह रहे हैं? इस शहर में वसंत अचानक आता है। कवि कहते हैं कि जो बनारस शहर है, इसमें मानो जब वसंत का आगमन होता है तो अचानक होता है, अर्थात जैसे वसंत का आगमन होता है शहर में तरह तरह के आयोजन प्रारंभ हो जाते हैं और लगता है कि वसंत अचानक से आ गया है। और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा, जगह का नाम है, मडुआ डी है, ये मोहल्लों का नाम है, जगह का नाम है ना, की तरफ से धूल का बवंडर उठने लगता है। कवि कहते हैं कि जब मैंने ये अधिकांशतः देखा है कि जैसे ही वसंत का आगमन होता है बनारस शहर में, तो जो लहर तारा है, मडुआ डी है, वहां पर धूल का बवंडर नजर आने लगता है, अर्थात चारों तरफ मानो तरह तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे जगह जगह धूल दिखाई देने लगती है, लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। कवि कहते हैं कि धूल इस प्रकार उड़ती नजर आती है जैसे मानो सबसे पुराने शहर बनारस की जीभ किरकिरा रही हो। जीभ पर मिट्टी लग जाए तो किरकिराहट होती है ना, उसके लिए कहा गया है। अब जीभ किरकिराने का मतलब यह है कि मानो चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है, पूरा शहर धूलमय हो जाता है, धूल में रंग जाता है, आयोजन रंगारंग चालू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं शहर की जीभ कभी किरकिरा नहीं सकती है। शहर को तो कोई जीभ नहीं होती, वो तो कोई मनुष्य नहीं है, तो मानवों की तरह इसमें क्रिया करवा दी गई है। इसलिए यहां पर आप कह सकते हैं कि इसमें मानवीकरण अलंकार है। मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। मानवीकरण अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे कवि क्या कह रहे हैं? कि जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशा अश्वमेध पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। देखो,
आराम से समझो। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकिया। पहले इसको समझो, जो है और जो नहीं है का मतलब क्या है। जो है का मतलब है कि जो लोग पहले से ही किसी कला के रूप में या कला के जानकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसे लोग जो पहले से कला प्रसिद्ध है, लब्ध प्रतिष्ठ है, यानी कि जिन लोगों की प्रसिद्धि पहले से है संसार में या वहां पर, वो तो क्या करते हैं, सुगबुगाने लगते हैं। अर्थात जैसे ही वसंत में तरह तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रारंभ होते हैं, तो जो लोग पहले से कला प्रवीण हैं या फिर प्रसिद्ध हैं किसी कला के कारण, वे लोग सुगबुगाने लगते हैं, अर्थात अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, अर्थात अपनी कला का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। जो नहीं है, अर्थात जो लोग अभी इन सब आयोजनों में नए हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं है, अभी नए हैं इस क्षेत्र में, वे भी मानो फेंकने लगते हैं पचखिया। पचखिया फेंकने का मतलब है वे भी मानो अपनी कला का प्रदर्शन शुरू करने लग जाते हैं, वे भी अपनी कला का अंकुरण करना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे ही वसंत में यहां पर तरह तरह के आयोजन प्रारंभ होते हैं। आदमी दशा अश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। अब पत्थर तो मुलायम नहीं हो सकता, थोड़ा सा विरोधाभास है इसमें। कैसे हो गया मुलायम, देखिए कि आदमी अर्थात वहां पर आने वाले धार्मिक आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्ति जब दशा अश्वमेध नामक घाट पर आते हैं, ये जो नाम लिखा ना दशा अश्वमेध, ये बनारस में गंगा नदी के किनारे बना हुआ एक घाट है, ये याद रखिए आप। तो दशा अश्वमेध किसी घाट का नाम है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, घाट है ये ना। और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। कभी कहते हैं कि वहां पर जब लोग श्रद्धा और आस्था से भरकर दशा अश्वमेध पर आते हैं, वहां उस घाट पर स्नान ध्यान करते हैं, तो मानो उनके मन मन का जो पथरीलापन है, यानी उनका जो मन है वो बिल्कुल मुलायम हो जाता है, श्रद्धामय हो जाता है, करुणा से पूरित हो जाता है, लोग आस्था से भर जाते हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। और सीढ़ियों पर अर्थात वहां घाट के आसपास सीढ़ियों पर बैठे जो बंदर होते हैं, उनको भी जो वहां पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके द्वारा दिए गए भोजन से उधर तृप्ति होती है, पेट भरा रहता है, तो वे भी मानो आनंद में रहते हैं और उनकी आंखों से वह प्रसन्नता दिखाई देती है। और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट, खाली निचाट का मतलब बिल्कुल। अब तक बसंत के आगमन से पहले भिखारियों के कटोरे जो बिल्कुल खाली थे, वे मानो इस तरह के आयोजनों के कारण अब एक अजीब सी चमक से भर गए हैं, अर्थात भिखारियों को भी भिक्षा मिलना प्रारंभ हो गई है। वे भी इस बात से प्रसन्न हैं कि उन्हें भी अब भिक्षा मिलना शुरू हो गई है इन आयोजनों के कारण, इसलिए वे भी मानो प्रसन्न है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई कमी रहती है, कोई दिक्कत आपको लगती है, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि मैं और ऊर्जा के साथ आगे वाला वीडियो आपके लिए ला सकूं, बना सकूं। चलिए आगे चलते हैं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? कितना अच्छा भाव है देखो कवि का। क्या कह रहे हैं, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? कवि कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी इस प्रकार बनारस में होने वाले आयोजनों और भिखारियों को मिलने वाली भीख को देखा है? अर्थात वहां पर भिखारियों को जो भिक्षा मिलती है तो कितनी तृप्ति उनके चेहरे पर नजर आती है। ऊपर जो बात कही है ना, उसी का आधार है ये। तो कवि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तुमने कभी इस प्रकार वसंत के आयोजनों को देखा है बनारस में? मानो वहां वसंत भिखारियों को कटोरों में उतर पड़ता है। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और इसी तरह खाली होता है ये शहर। कवि कह रहे हैं कि बनारस शहर एक धार्मिक नगरी है, पुरातन नगरी है। तो यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं, भक्तिमय हृदय वाले जो लोग होते हैं, इसी प्रकार आते हैं। ये शहर इसी प्रकार खुलता है, बंद होता है, लोग आते हैं जाते हैं, धार्मिक आयोजन संपन्न होते हैं, अर्थात इस शहर की तो बात ही निराली है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर चले। इसी तरह आप देखो, इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। ये बहुत अच्छा भाव है इसमें। ये जो रोज रोज शब्द आप देख रहे हैं ना, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, पुनरुक्ति प्रकाश है। और पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है कि जहां पर कोई चीज पुनरुक्त हो, यानी कि एक ही चीज बार बार आए। यहां अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां पर और लिख देता हूं आपके लिए दोबारा, पुनरुक्ति प्रकाश, इसके आगे प्रकाश है, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश यानी एक ही बात दोबारा आए, अर्थ भी वही रहे, तो फिर वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। ये इसी तरह रोज रोज अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। कवि कह रहे हैं कि एक तरफ का दृश्य ऐसा होता है कि किसी गली से लोग मानो रोजाना न जाने असंख्य शवों को कंधों पर लाद कर
मृत्यु रूपी अंधकार की गली से, ये अंधेरी गली का मतलब है मृत्यु के रूप में, अर्थात मृत्यु के अंधकार से, मृत्यु रूपी अंधकार वाली गली से चमकती हुई मोक्षदायिनी गंगा की तरफ ले जाते हैं। गंगा क्या है? मोक्षदायिनी है। इसलिए गंगा को चमकती हुई कहने का मतलब ये है कि गंगा जो है वो मोक्षदायिनी नदी है, और मोक्षदायिनी नदी होने के कारण कहा गया है कि मृत्यु रूपी अंधेरी गली से मोक्षदायिनी गंगा की ओर ले जाया जाता है। मानो रोज रोज इस प्रकार के दृश्य नजर आते हैं। कभी आप अगर बनारस काशी वहां पर गए तो हर घाट पर लगभग वहां आप देखेंगे, कुछ घाट ऐसे हैं जहां पर शव जलाए जाते हैं, तो वहां रोज शव जलते रहते हैं। यही बात कवि जो है इस पे बताना चाहते हैं। आगे चलते हैं। इस तरह तो सॉरी इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। क्या देखो आप, क्रिया विशेषण का प्रयोग करके कितना अच्छा समा बांध दिया कवि ने। यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश है सब जगह। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग भी धीरे धीरे चलते हैं, घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं और शाम भी धीरे धीरे होती है। विरोधाभास है इसमें, लेकिन अर्थ समझिए क्या है। कवि कह रहे हैं कि ये शहर धीरता धैर्य से भरा हुआ है, यहां किसी भी तरह का उतावलापन आपको नजर नहीं आएगा। यानी यहाँ के शहर के जो लोग हैं वो धैर्य से परिपूर्ण, हर काम धैर्य से धीरज से करते हैं। जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि मानो धूल भी धीरे धीरे उड़ रही है, लोग भी धीरे धीरे चल रहे हैं, मंदिरों के घंटे भी धीरे धीरे बज रहे हैं, और शाम भी मानो धीरे धीरे हो रही है। सब काम व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, कहीं कोई अव्यवस्था, कहीं कोई उतावलापन नजर नहीं आ रहा है। ये कहने के पीछे ये कारण है। आगे बढ़ते हैं। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों वर्ष से। क्या कह रहे हैं कवि? यह धीरे धीरे होना अर्थात प्रत्येक काम में धीरता के साथ होना ऐसा दर्शाता है कि मानो धीरे धीरे होने में सभी लोगों का साथ है और एक सामूहिक लय से सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और इस सामूहिक लय ने मजबूती से, दृढ़ता से पूरे शहर को बांध रखा है। अर्थात आज भी अगर बनारस शहर अपनी पुरातनता के लिए, अपनी धार्मिकता, सांस्कृतिक नगरी के कारण जाना जाता है, तो वह इसीलिए कि सब लोगों में एक सामूहिक लय है और उसी ने इस शहर को मजबूती से बांध रखा है। और मानो इस शहर की संस्कृति को इस प्रकार बांध रखा है कि कुछ भी गिरता नहीं है। यानी अब तक जो पुरातन संस्कृति थी उसमें किसी प्रकार का कोई ज्यादा बदलाव आया नहीं है। गिरने का मतलब ये है, हिलता नहीं है कुछ भी। और जो धार्मिक नगरी की पहचान बताने वाली चीजें वहां पर हैं, जैसे अब देखना नीचे कि वहीं पर गंगा है, गंगा नदी आज भी अनंत समय से वैसे की वैसी वहां बन रही है, नावें उसी प्रकार चल रही है। तुलसीदास जी की जूतियां, खड़ा हुए जूतियां जहां रखी थी मानो सैकड़ों वर्षों से आज भी वही रखी है। ये सब बातें ये दर्शाती हैं कि मानो समूचा शहर एक दृढ़ता से आज भी बंधा हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ भी हिल नहीं रहा, कुछ बदलाव नहीं आ रहा, सारी चीजें ऐसे कैसे व्यवस्थित हैं। सभी लोग धीरता और बिना उतावलेपन के आज भी अपना जीवन एक व्यवस्थित तरीके से, शांतिमय तरीके से जी रहे हैं। आगे चलते हैं। अब कवि क्या कहते हैं? किस कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। देखो, अगर आप वास्तव में इस शहर को जानना चाहते हैं, इस शहर की आबो हवा को महसूस करना चाहते हैं, तो सही सांझ, सही सांझ का मतलब सांझ की शुरुआत में, शुरुआती संध्या के समय आप जाइए, बिना किसी हलचल के आप इस शहर में घुसिए। कभी आरती के प्रकाश में, आलोक का मतलब क्या? प्रकाश। कभी आरती के प्रकाश में इसे अचानक देखो। जब आप कभी इसे आरती, क्योंकि संध्या के समय आप देखते हैं वहां पर गंगा नदी के किनारे आरती हो रही है, हर मंदिर के अंदर घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, आरतियों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो वहां के लिए कह रहे हैं कि संध्या के समय जब शुरुआत हो संध्या के, उस समय आप इस शहर में जाइए। आरती के आलोक में आप जब इसे अचानक देखेंगे तो पाएंगे शहर की बनावट निराली है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और उस दौरान आप पाएंगे कि यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये, देखना अभी आपको एक एक चीज समझाऊंगा। कवि कह रहे हैं कि ये आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव, नींद और शंख में है। कहने का मतलब ये है, कवि कहते हैं कि संध्या के समय आप जब पाएंगे तो जाएंगे तो देखेंगे कि आधे लोग जल में खड़े होकर पूजा ध्यान कर रहे हैं,
कुछ लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आधे लोग फूल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, कुछ लोग शव लेकर जा रहे हैं, शव का दाह संस्कार कर रहे हैं, कुछ लोग सोए पड़े हैं, कुछ लोग शंखनाद कर रहे हैं। इन सब दृश्यों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो, कि ये आधा शहर है और आधा नहीं है। तात्पर्य यह है कि आधा शहर तो आज भी उसी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसी धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, जिससे या जिसके कारण बनारस शहर जाना जाता है। लेकिन आधे शहर के जो लोग हैं वे अब नवीन हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं। आधुनिक का मतलब नया, वर्तमान। तो इसलिए वो संस्कृति से थोड़े से दूर हो गए हैं। इन सब चीजों को देखकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आधे लोग आज भी उसी संस्कृति के साथ जी रहे हैं बिना किसी बदलाव के। आधे लोगों ने अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव कर लिया है क्योंकि वे थोड़े से आधुनिक हो गए हैं। क्लियर है? आगे चलिए। जो है वह खड़ा है। अच्छा देखो, अब जो है जो नहीं है की बात यहां बताई गई है कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं, खुशबू, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। पैराग्राफ समझो। कवि कह रहे हैं कि जो है वो खड़ा है। या कवि ने बताया ना आधा है और आधा नहीं है का मतलब क्या? वो लोग जो संस्कृति के साथ, पुरानी संस्कृति, पुरानी धार्मिकता के साथ जी रहे हैं, उनके लिए कवि कह रहे हैं इसमें कि वे लोग जो आज भी पुरातन संस्कृति, इस बनारस शहर की पुरानी पहचान के साथ जी रहे हैं, उनको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। वो आज भी मजबूती से उसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन मानो उसी पुरातन संस्कृति और उस पुरातन संस्कृति और धार्मिकता के स्तंभों ने ही, अच्छा जो है ना, मतलब एक बार दोबारा क्लियर देखो, जो है यानी जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो बिना किसी स्तंभ के हैं, उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, अपनी पहचान उन्होंने स्वयं बनाई है। लेकिन जो नहीं है, अर्थात जो लोग अब धीरे धीरे आधुनिक हो गए हैं, जो लोग इस पुरातन संस्कृति और धार्मिकता से दूर हो गए हैं, उनको भी इसी संस्कृति, इसी धार्मिकता के राख, रोशनी, आग, हवन कुंड, पानी, धुआं, खुशबू, ये जो दिखाई पड़ रहा है, इन सब के स्तंभों ने ही बचा रखा। अर्थात यही बनारस शहर की मुख्य पहचान है। और इसी पहचान से वे लोग भी जाने जा रहे हैं जो अब उस पुरातन संस्कृति से दूर हो गए हैं। पहचान तो उनकी भी वही है। ये है इसका सेंस, है ना? आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। आदमी जब गंगा नदी के अंदर खड़ा होकर मानो हाथ उठाकर, उलंब बाहु, मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, उलंब बाहु का मतलब हाथ ऊपर करके, तो जो अर्घ्य दे रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो आस्था में डूबे हुए हैं, उन सब लोगों के हाथों ने ही मानो इसको संभाल रखा है। किसको? नए शहर को भी। आइए आगे चलते हैं। जो लोग मानो किसी अलक्षित, न जाने किसी दिशा में स्थित सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य देने का मतलब क्या है? अर्घ्य देने का मतलब था अभिषेक करना, जल अर्पित करना। आप में से भी बहुत सारे लोग जल अर्पित करते होंगे सूर्य देव को, करना ही चाहिए, हमारी संस्कृति है। नहीं करते उसमें भी कोई दोष नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जो है संस्कृतिवान नहीं है। तो अर्घ्य देने का मतलब क्या हो गया? अभिषेक करना। सूर्य अभिषेक करते हैं, सवेरे सवेरे जल अर्पित करते हैं, ठीक है। और अर्घ्य देने का मतलब क्या हो गया? और अगर आपको नहीं पता अर्घ्य देना क्या है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप सब देखते होंगे। उसमें जो जेठालाल जल लेकर समर्पित करता है सूर्य देव को, उसी को अर्घ्य देना कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि किसी अलक्षित सूर्य को न जाने कितने वर्षों से यहाँ के लोग, जो संस्कृतिवान और धार्मिकता में जीने वाले लोग हैं, वो अर्घ्य देते आ रहे हैं शताब्दियों से, न जाने कितने वर्षों से। और अब समझो, गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। कवि कह रहे हैं कि पुरातन संस्कृति में जीने वाले जो लोग गंगा नदी में खड़े होकर, एक पैर पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे एक टांग पर खड़े रहते हैं। तो ये शहर मानो जो धार्मिकता में डूबा है, संस्कृतिवान है, या पुरातन संस्कृति को बचाए हुए है, वो आज भी उसी प्रकार एक पैर पर खड़ा होकर अर्घ्य दे रहा है। लेकिन उसे अपने दूसरी टांग के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, उससे वह बिल्कुल बेखबर है। अब दूसरी टांग कौन सी है? यानी वे लोग जो आधुनिक हो गए हैं, अब संस्कृति से दूर हो रहे हैं, उन लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है। जो लोग संस्कृतिवान और पुरातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो आज भी वैसे के वैसे ही अपना जीवन जी रहे, उसी व्यवस्था में, उसी क्रम में जिए जा रहे हैं। उन्हें आधुनिकता से कोई मतलब नहीं है, आधुनिकता का कोई प्रभाव उन पर नजर नहीं आता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको बनारस कविता पढ़ाई जाए, और मैं उसमें कितना सार्थक सिद्ध हुआ, इसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।